हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट है और जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, ड्यू वैसे रेगुलर सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर है। ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है क्लासेस थर्ड है, इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इससे पहले की क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो देखिए, इससे पहले क्लासेस फर्स्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं और जो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है, ये क्लासेस हमने सेकंड में 2 क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। और ये क्लासेस थर्ड में जो हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 4 ये आपके सामने और 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना जरूर है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अनुवाद की व्यवसायिक संभावना पर प्रकाश डालिए। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट है। वाणिज्यिक अहम व्यापारिक प्रयुक्ति, वाणिज्यिक अहम व्यापारिक प्रयुक्ति वाणिज्य बैंक या मंडियों का भाषा रूप है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय बैंकिंग, बीमा, उद्योग, शेयर बाजार, किराना बाजार तथा अन्य सभी प्रकार के वाणिज्य व्यापार है। तो देखो, जो ये क्या होता है, तो इसमें जो व्यावसायिक होती है, मतलब जो आपके काम होते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने आती है। तो जो बैंक के काम होते हैं, बीमा आयोग होते हैं, ये सब शेयर बाजार होते हैं, किराना बाजार होते हैं, ये सभी प्रकार के जो वाणिज्य व्यापार है, इन सभी में शामिल होते हैं। तो देखिए, जो संजय घोटे के अनुसार यहाँ लिखा गया है, वर्तमान युग अहम समाज संरचना क्रांति, अहम बाजारीकरण का युग है। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन गया है। ऐसे में वाणिज्य क्षेत्र में परियोजनाजनक मूलक हिंदी क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। तो जो भारत देश है, जो विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा ही व्यवसाय, मतलब एक जो काम धंधे का जरिया बन चुका है। और ऐसे में जो वाणिज्य क्षेत्र होते हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही उसमें हिंदी का विस्तृत होता है, हिंदी भाषा का जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, वाणिज्यिक क्षेत्रों के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण गतिविधि आती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है कि आप किसी वस्तु के जो उत्पादन, उसको कैसे आप खेती करके उत्पादन करते हो, प्लस उसको कैसे बेचते, कैसे उपभोक्ता तक जो उस गतिविधियों में सभी चीज़ें आ जाती है, कैसे उसके साथ जाती है। आज उपभोक्ता सामग्री बनाने वाले अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं के साथ दी जाने वाली जानकारी हिंदी में दे रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको पता ही है कि कोई भी वस्तु बनती है, कोई उसकी जानकारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दी जाती है, तो हिंदी में भी दी जा रही है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार का तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भारत देश है, उसमें जो उपभोक्ता वस्तुएं होते हैं बहुत ही जल्दी और बाजार में विस्तृत रूप से फैली जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार के लिए संपन्न भाषा के रूप में हिंदी को अपना रही है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, आपको जो व्यापार के लिए किस भाषा को अपना रही है, हिंदी भाषा को अपनाई जा रही है। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति के 3 प्रमुख क्षेत्र, वित्तीय, वाणिज्य और औद्योगिक। तो इसके जो 3 क्षेत्र होते हैं, तो ये सब 3 क्षेत्र इसके, वित्तीय, वाणिज्य, औद्योगिक। तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो गाइस, इसके आगे आप देख सकते हैं जो इन दोनों में इनकी विशेषता क्या है, तो विशेषता के पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं, वाणिज्य एवं व्यापारिक प्रयुक्ति में भाषा सहज, औपचारिक, अभिन्नात्मक और रोचक होती है। तो इनकी जो भाषा होती है सहज होती है और औपचारिक भी होती है और रोचक भी होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाणिज्यिक प्रयुक्ति के व्यावसायिक पत्रों की मुख्य विशेषता सरलता, सुभोक्ता और संक्षिप्तता एवं विनम्रता होती है। तो इसमें जो सरल होती है, विनम्रता होती है, ये संक्षिप्तता होती है, ये सब इसकी भाषा के पात्र होते हैं, मुख्य विशेषता। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है देख सकते हैं, वाणिज्यिक प्रयुक्ति की परिभाषिक शब्दावली काफी भिन्न होती है, जैसे लंब भाषा, गुण, तम, संतुलन, चारुक, वस्तु विनिमय आदि। कुछ परिभाषिक शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग प्रशासनिक प्रयुक्ति में भी होता है, जैसे पंजीकरण, संविदा, शुक्र, अग्रिम आदि। तो ये सब देखो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी शब्दावली होती है काफ़ी भिन्न होती है, अलग अलग तरीक़ों से इसका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में, इसकी प्रशासनिक में, प्रयुक्ति में इसका भिन्न तरीके से देखा जाता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे पंजीकरण ये सब दिया गया, ये संविदा दिया गया, ये सब अलग अलग तरीके से होते हैं। इसका 4 पॉइंट देखिए,
वाणिज्यिक प्रयुक्ति में अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार किया जाता है, जैसे बैंक, स्टाफ, काउंटर, बिल, बजट, शेयर, कंपनी, टोकन, कोड। तो देखो लाइसेंस, तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक प्रयुक्ति अंग्रेजी शब्दों में ज़्यादातर यहाँ पर स्वीकार किया जाता है, और इसमें जैसे अंग्रेजी के वर्ड यहाँ पर यूज किए गए जो आप ज़्यादातर अंग्रेजी में बोलते हैं वही सब। इसका 5 पॉइंट है, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति में अरबी फारसी के कई शब्द आए, जैसे बाजार, आमदनी, किस्त, खजाना, कीमत, खाना, नमूने, दफ्तर आदि। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखना जा रहा है कि जो अरबी और फारसी के शब्द होते हैं ना, वो भी जैसे बाजार में आ चुके हैं, जैसे आमदनी, किस्त होता है, खजाना, कीमत, ये सब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसका 6 पॉइंट है, उपसर्ग और पत्तियों में से बने शब्द भी इस प्रयुक्त में आते हैं, जैसे अधिकार, अधिकरण, उपभोक्ता, प्राधिकार, निवेश, आपूर्ति, निवेश, बिक्री आदि। तो जो उपसर्ग और पत्ते तो आपको पता ही होगा, जो आगे और पीछे लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ शब्द लिखे गए, तो ये सब भी इसमें आते हैं। इसका 7 पॉइंट है, देखिए वाणिज्य प्रयुक्ति के क्रियापदों की भाषा में हिंदी के मानक रूप से विचलित प्रयोग दिखाई देते। तो जो आपकी क्रियाकलाप होते हैं, आपकी बातचीत का तरीका, उसमें कुछ अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जो जैसे कि वाणिज्य क्षेत्र में समाचार में तेजी आता है, उछाल आता है, टूटा आता है, गिरी आती है, सूर्य, ठंडी, ये सब आते, जैसे सुख दुख, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, आज बाजार सुस्त रहा, मतलब बहुत कमी रही, चावल और दाल नमन है। तो ये सब आते हैं, इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखिए, तो गाइस देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, परिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसी में एक ये क्वेश्चन बनता है, भाषा प्रयुक्ति की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम है, देख लीजिए। ये इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, और इसके बाद इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हम देखते हैं। परिभाषिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो सामान्य व्यवहार या बोलचाल की भाषा के शब्द ना होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित आदि। तो देखो, जो परिभाषित शब्द किसने कहा जाता है, तो जो सामान्य व्यवहार के जो आपके बोलचाल की भाषा होती है उनसे भिन्न होते हैं, उनसे पूरी तरह से जुड़े नहीं होते और वो अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे गए, जीव शास्त्र हो गया, वैज्ञानिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र हो गया, जो राजनीतिक शास्त्र हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए, अर्थ की दृष्टि से किसी भी भाषा की शब्दावली 2 प्रकार की होती है, सामान्य शब्दावली और परिभाषित शब्दावली। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे परिभाषित शब्द होते हैं, जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते वो सामान्य शब्द होते हैं। तो इसको आपने देखा कि इसको 2 टाइप से बताया गया है, कि जो मान लीजिए आपको वही जो परिभाषित शब्द होते हैं, और एक होता है जो एक शब्द निश्चित अर्थ नहीं प्रस्तुत करते, उसे सामान्य शब्द को अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसके बाद देखिए, जिन शब्दों की सीमा बंद दी जाती है वे परिभाषित शब्द हो जाते हैं, और जिन शब्द होते हैं उनकी सीमा बंद दी जाती है उसको परिभाषित शब्द कहा जाता है, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वो साधन शब्द होते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं बांधी जाती वो साधन शब्द होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद देखिए, परिभाषित शब्दावली के सिद्धांत। तो सिद्धांत के कुछ पॉइंट हमने लिखा है जो देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवादी सांस्कृतिकवादी ठीक सिद्धांत। ठीक है, इस मत के प्रमुख समर्थक डॉक्टर रघुवीर जी है, जिनका मानना है कि भारतीय भाषाओं के लिए परिभाषित शब्द संस्कृत स्रोत से ही लिए जाए। तो मतलब इनका मानना है कि जो आपकी भारतीय भाषाएं होती है कहाँ से लिए गए, संस्कृत शब्द से लिए गए। संस्कृत एक समृद्ध भाषा है जिसमें नए शब्दों के निर्माण की बहुत अधिक क्षमता है, और ये जो एक संस्कृत भाषा में पता है बहुत सारे नए नए शब्दों का जो निर्माण किया जा सकता है उसकी क्षमता है। संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की ही नहीं बल्कि संसार की अनेक भाषाओं की जाननी है। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा ये नहीं है कि इसके जरिए सिर्फ भारतीय भाषाओं का ही मतलब सामने आई, उसके जरिए बहुत सारी मतलब बहुत ही भाषाओं का सामने आया गया है। उसको देखा जाए उसमें 500 धातु है, 20 उपसर्ग और 80 प्रत्यय है। तो जो उसमें संस्कृत में क्या है 500 धातु होती है और 20 उपसर्ग होते हैं और 80 प्रत्यय होते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों शब्दों की रचना की जा सकती है, और इससे लाखों करोड़ शब्द जो नए बनाए जा सकते हैं। यथा विधि से विभिन्नता, जैसे विधि शब्द से इतने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, विधान, विधायकी, विधायक, विधेयक, विधिहीन इत्यादि। तो मतलब एक शब्द से हम कितने अनेक शब्द बना रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है। इसका सेकंड पॉइंट है शब्द गहनवादी
आदानवादी या अंतर्राष्ट्रीयवादीवाद। तो देखिए, इस विचारधारा को मानने वालों को स्वीकारवादी भी कहा जाता है। इस मत के समर्थक में सुनीत कुमार, शांति स्वरूप भटनागर, जे.सी. लूथर आदि। इनका मत है कि अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथावत स्वीकार कर लिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रचार दुनिया में सर्वप्रथम हो। तो मतलब ये कुछ राइटर है जो इनका मानना पता है क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली होती है ना, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि जो शब्दावली का प्रचार हम दुनिया भर में कर सकते हैं। इसको स्वीकार करने से अन्य भारतीय भाषाओं में परिभाषित शब्दावली के निर्माण में मुक्ति मिलेगी, और इसको स्वीकार करने से ये होगा कि जो अन्य भारतीय भाषा होते हैं ना, उसको इससे मुक्ति मिल जाएगी जो इसकी परिभाषित शब्दावली का निर्माण करने में। वहीं वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के अनुवादकों की कठिनाइयाँ भी स्वयं खत्म हो जाएगी, और जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य में जो अनुवादक की जो कठिनाइयाँ सामने आती है वो भी खत्म हो जाएगी इसके जरिए। इसका थर्ड पॉइंट है प्रयोगवादी या लोकवादी सिद्धांत। इस मत को मानने वालों का मत है कि परिभाषित शब्दों के निर्माण में आवश्यक अनुसार तथ्य, तद्भव, भाव, रूपों तथा अरबी, फारसी, तुक्की आदि के शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो, जो ये मत मानते प्रयोगवादी, इसके अनुसार उनका मत है कि जो इसमें अरबी, फारसी और तुक्की शब्दों का भी प्रयोग किया जाए। हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू और उर्दू के नाम पर फारसी की शब्दावली की बहुलता के साथ विभिन्न जन पद्धतियों, बोलियों की शब्दावली अपनाने के भी पक्षपात है। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो फारसी होता है, उर्दू होता है, इनकी बहुलता होती है, जो विभिन्नता होती है, इनको अपनाने के साथ जो बाकी की बोलियां है ना, उसे भी हम अपनाना चाहिए शब्दावली को। इस मत के समर्थक में नेहरू तथा सुंदरलाल आदि है। तो ये मत किसके द्वारा है? तो नेहरू जी के द्वारा और प्लस सुंदरलाल के द्वारा। तो इसके बाद 4 पॉइंट है मध्य मार्गी या सामान्यवादी सिद्धांत। ये अतिवादी संप्रदायिक है। इस मत के समर्थक 3 मतों की सारी अच्छाइयों को सम्मिलित करके परिभाषित शब्द निर्माण के पक्षपात है। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो इस मत की अच्छाई क्या है, उनको देख के इसको निर्माण के पक्षपात लोग हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा इस कार्य में प्रयुक्त अन्य अनेक संस्था द्वारा इसी समृद्धि दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। तो जो वैज्ञानिक होते, तकनीकी होते, इनके शब्दावली द्वारा, आयोग द्वारा इसको अपनाया जा रहा है और इसके दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा क्लासेस 4 में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।